अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग कहते हैं आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए ऐसे खौफनाक जो वाक़यात हैं वो भी ज़रूर सुनाया करें। तो आज अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक इंतहाई खौफनाक और सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी अरसा हो गया उन लोगों से मैं राब्ते में नहीं हूँ, वरना ख्वाहिश ये होती है कहानी सुनाने से पहले मैं उनसे इजाज़त ले लूँ। तो राब्ते में ना होने की वजह से इजाज़त नहीं ले सका, तो इसलिए कोशिश करूँगा कि अगर वो कहानी सुन भी लें तो उनको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि मैंने उनका इलाका, नाम, जगह सब कुछ कवर कर ली हैं। मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे राज हैं, यकीन मानिए ख्वाहिश होती है कि आपके साथ वो राज शेयर करूं, लेकिन वो बहुत खौफनाक हैं, बहुत भयानक हैं। जब आप जिन्नात, इस तरह की मखलूक़ात, अमलियात इससे जुड़ जाते हैं तो हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा भयानक और खौफनाक होता है जो आपकी ज़िंदगी में एक राज सा बन जाता है। शायद वो शो जिसका नाम राज था, उस शो को शुरू करने के बाद वाकई मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे राज़ों से मेरी ज़िंदगी भरी पड़ी है जो आगे कोशिश करूँगा आपके साथ और भी बहुत सारे राज शेयर करूँ। एक प्रोजेक्ट था जो दूसरे शहर में लाहौर से कहीं और जाके शूट करना था। मुझे एक गांव का माहौल चाहिए था, गांव की लोकेशन चाहिए थी। उनके पास घोड़े भी हों, अस्तबल हो, ज़मीनें हों, एक बड़ी हवेली सी भी हो, यानी एक ऐसे गांव का माहौल जहां पे पूरा गांव का कल्चर भी हो और एक जागीरदार की बड़ी हवेली, उसकी जीपें, उसकी कारें, घोड़े, अस्तबल, मतलब कुत्ते पालते हैं, ऐसे कई चीज़ें जो दिखानी थी। मेरे साथ ज़्यादा टीम तो नहीं थी, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि इस कहानी में जो मेरे बहुत ही फेवरेट, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे कैमरामैन जो मेरे साथ थे, उसको मैंने कहा कि यार एक प्रोजेक्ट है, करना है, तो ऐसे ऐसे जाना है। उसने कहा सर जी डन हो गया, कब चलना है? मैंने कहा बस मैं ज़रा लाइन अप कर लूँ, उसके बाद निकलते हैं। उसने कैमरे वगैरह, चीज़ें वगैरह सारी रेडी कर ली, हमने प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लिया, ये करना है, वो करना है। फ़ोन पे हमारी बात होती रही। उसने दूसरे शहर से आना था और फिर वो दिन आ पहुंचा जब वो मेरे पास लाहौर आ गया और हमने नाश्ता वगैरह किया और उसने कहा सर जी मैं ज़रा रेस्ट करना चाहूँगा, उसके बाद निकलेंगे। मैंने उसको रेस्ट कराया, कुछ देर वो सो गया, थका हुआ था। उसने कहा जी अब मैं फ़्रेश हूँ, हम रवाना होते हैं। हम लाइनअप थे जिस जगह पे हमने जाना था, मैंने उनको फ़ोन कर दिया था, वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग रवाना हो गए। क्योंकि मैं उस इलाके में पहली दफ़ा जा रहा था, मुझे रास्तों वगैरह का सही समझ नहीं था, तो अपनी गाड़ी की बजाय हम एक वहाँ की बहुत अच्छी बस सर्विस है, डाइवो नाम मैं ले लेता हूँ, उसके ज़रिए हम पहुँचे। डाइवो के अड्डे पे जब हम उतरे तो वह गाड़ी में हमें लेने के लिए पहुँचे हुए थे। उन्होंने हमें रिसीव किया, बड़े गर्मजोशी से मिले, गिला शिकवा किया कि इतना अरसा हो गया आपको बुलाते रहे, आप आए नहीं, अपना काम पड़ा तो आप तशरीफ़ आखिरकार ले ही आए। बहुत मोहब्बत वाली फैमिली थी। यूँ हम गपशप करते हुए 2 गाड़ियों पे वो आए थे, हमें लेकर गांव पहुँचे। गांव के और लोग भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बहुत गर्मजोशी से मिले, बहुत प्यार से मिले। एक बड़ी सी बैठक थी जिसके अंदर सारे जमा हो गए, हाल अहवाल, ये वो बातें इधर उधर की होती रहीं और सारा जो मंसूबा था जो मैंने पहले से उनसे डिस्कस किया हुआ था, उन्होंने कहा थी जब आप पहुँचेंगे आप जो जो कहेंगे हम आपको लाइन अप कर देंगे। तो उन्होंने मेरा मंसूबा डिटेल से भी नहीं सुना था। सरसरी मैंने उनको बताया था कि मुझे जीपें चाहिए, कुछ गाड़ियाँ चाहिए, घोड़े चाहिए, अस्तबल चाहिए और जागीरदार की हवेली चाहिए, कुछ मुलाजिम, इस तरह की कई चीज़ें चाहिए। उसने कहा मदर साहब आप आते नहीं हैं, इस बहाने आ तो रहे हैं, आप जब पहुंच जाएंगे, आप आएँ, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। अब जब मैं वहाँ पहुँच गया, दोस्तों से गपशप कर रहा था, तो वहाँ पे उस बैठक में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था, यहाँ पे मैंने उसका नाम फर्जी रखा है, उसका नाम यहाँ तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन अरशद मैंने लिख लिया है, क्योंकि ये कहानी में भूल जाते हैं, नाम फर्जी रखे होते हैं। अरशद साहब भी मौजूद थे। अरशद साहब से बहुत पुराना ताल्लुक़ था।
वो भी ज़िम्मेदार थे, लेकिन इतने बड़े ज़िम्मेदार नहीं थे। जिसके पास में बैठा हुआ था बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदार था, लेकिन उनके साथ उनका याराना था, आना जाना था, वो भी उनके साथ बड़ी दोस्ती रखते थे। अरशद साहब के साथ मेरा मजाक भी था, एक दोस्ती का वो लेवल था जिसमें बहुत सारी बातें हम खुल के करते होते थे। अरशद साहब के साथ भी दोस्ती कुछ इस तरह हुई थी कि पहली दफ़ा जब उन्होंने हमें बुलाया था अपने इलाके में और हम गए थे, तो उनकी जब हम जाने लगे थे तो वहाँ पे पर्दा सिस्टम होता है, ख़वातीन पर्दे में रहती हैं, वो सामने नहीं आती। तो वो मुझे अपने घर के अंदर ले गए थे और उनकी जो वाइफ थी, हमारी भाभी, उन्होंने कहा था मुझे पानी दम करके दें। और ये उन दिनों की बात है जब मैंने अभी पानी दम करना बिल्कुल नया नया शुरू किया था। तो मैंने उनकी बीवी को जब पानी दम करके दिया था, तो जब मैं वापस पहुंचा था लाहौर, तो उसके बाद इतनी तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे कि उन्होंने कहा था उस पानी ने तो मेरी बीवी को इतना बदल दिया है, इलाज करा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उनको इतना फ़ायदा हुआ था कि वो हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी, वो जो एक सरसरी थी दोस्ती हुई थी, वो इतनी गहरी हो गई कि हम बेतकल्लुफ़ से दोस्त बन गए थे। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो पानी दम करवाते थे। कई लोगों को पता लगा, उनकी बीवी ने भी बताया और वो उनको बताते थे, जी उनसे हमने पानी दम करवाया। वो तो हैरान थी, ये ठीक कैसे हो गई हैं। उनको बीमारी भी कोई इस तरह की थी कि वो काफ़ी इलाज करा चुकी थी, बिस्तर पर थी और वो ठीक नहीं होती थी, काम वगैरह करती थी, लेकिन फिर उनको लेटना पड़ता था। और अब वो चल फिर रही थी, बेहतरीन हो गई थी उनकी बीवी। उन्होंने सबको पब्लिसिटी कर दी कि जी हमने तो उनसे पानी दम करवाया है। यूँ एक सिलसिला रहता पानी दम करवाने का। अब जब मिलना मिलाना हो गया, हमारी रिहाइश का इंतज़ाम सारा कुछ वहाँ हो गया, मैंने अपने कैमरामैन के साथ, टीम के साथ डिस्कस किया कि भाई ये करते हैं। एक पेपर होता है हमारे पास पूरा, जिस पे पूरा शेड्यूल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 दिन का ट्रिप है, या स्पेल बोलते हैं इसको, 5 दिन का है, 15 दिन का है। तो उस स्पेल पे हम लिखा होता है फर्स्ट डे हमने ये शूट करना है, उसकी कंटिन्यूटी होती है। सेकंड डे ये शूट करना है, उसकी कंटिन्यूटी ये होती है कि अगर चीज़ों को, मतलब एक अगर सेट बनाया है, ओरिजिनल एक हवेली है, उसको हम सेट कहते हैं, ये हमारा सेट है, इस सेट पे हमने ये शूट करना है, ये शूट करना है, और नेक्स्ट डे इसका सेट का सारा काम हम मुकम्मल कर लेंगे, अगले दिन हम नेक्स्ट सेट पे चले जाएंगे, फिर इस दिन हम घोड़ों का करेंगे। ये सारा हमारा लाइनअप था, ये मैंने रिटर्न शेप में लिखा हुआ था एज ए डायरेक्टर। तो जब रात हुई, अब कल से हमारी शूटिंग शुरू होनी थी, तो अरशद साहब रात को आए कि आज अराउंड सानू ही टाइम दिओ, तुसी बड़े बंदे हो गए हो, पंजाबी बोलते थे, उन्होंने नाल बैठे हो तो सानू टाइम ही नहीं कर रहा। मैं कहा यार जान दियो अरशद साहब की कर दियो, तुहाडे नाल ते प्यार ही इंज दा है कि। खैर हम लोग गाड़ी में बैठे, मैं और अरशद साहब, हम निकल गए। मुझे कहते हैं आपसे एक बात डिस्कस करनी है। मैं कहा जी क्या? कहते हैं जी जिनके पास आप आए हुए हैं ना, वो भी अब दोस्त थे बहुत अच्छे, आपको पता है मेरा भी उनके साथ ताल्लुक़ है, लेकिन उतना नहीं है कि मैं खुल के बहुत सारी बातें उनसे कर सकूं। उन्होंने मुझसे जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे पता लगा है कोई गड़बड़ है। मैं कहा जी क्या हुआ अरशद साहब? कहते हैं जी उनकी एक बहन है, जानते हैं आप बहुत बड़े या जिम्मेदार हैं। मैंने कहा जी हाँ, नौजवान बहन है और बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी होती है। मैं कहा जी क्या? कहते हैं हाँ जी, उनकी बहन के ऊपर जिन्नात की हाजिरी हो रही है, और ये बात वो बाहर नहीं निकाल रहे, छुपाया हुआ है इसको। आपको पता है, आपने हवेली उनकी देख ली है। अच्छा, उनकी हवेली भी किस तरह की थी? वो एक गांव का मंजर जो था, एक डेरा बनाया हुआ था, उसके पीछे जो उनके घर की हवेली थी, उसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि यकीन मानिए जैसे किसी बादशाह ने अपनी इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी हो। डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी उनका मकान बैक साइड पे था। मैंने वो तो नहीं देखा था शुरू में, मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका, बाद में मैंने देखा। लेकिन उसकी बैक साइड वाली दीवार देख के यूं ऊपर गर्दन घुमाते कि इतनी ऊंची दीवार, यार क्या बना दिया है। तो अरशद साहब बोले कि हवेली की बातें तो बाहर नहीं आती, लेकिन हमें पता लग जाता है, निकली आती हैं बातें। इनकी बहन के साथ जिन्नात का मसला चल रहा है, और पीर साहब जो हैं वो आ रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या है, आपको क्या पता है इस मामले में? बोले इनकी बहन जब शुरू में बीमार हुई है ना, तो ये उसका इलाज कराते रहे हैं, शहर लेके जाते रहे हैं, और शहर जाके उनका इलाज होता रहा है। वो पढ़ती भी रही हैं शहर में, उनका काफ़ी इलाज होता रहा है, वापस लेके आते थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता लगने दिया, यही कि वो शहर जाती हैं या इलाज हो रहा है, किसी को कोई खबर नहीं थी। लेकिन मामला चलते रहे, और फिर जब उसको बाकायदा जिन्नात की हाजिरी होनी शुरू हो गई, उसकी तबीयत इस तरह की होनी शुरू हो गई, तो ये फिर परेशान हुए हैं।
इन्होंने आपसे इस बात का जिक्र किया है? जब अरशद साहब ने मुझसे ये सवाल किया, मैंने कहा यार मुझसे तो इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको बताऊं अरशद साहब, बात यह है मैं यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आया हूँ। मैं जब इनसे राब्ते में था तो इनको मैंने ये जिक्र किया कि मैं आना चाह रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग है, तो उन्होंने आगे से कहा मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए। उन्होंने जिस तरह मोहब्बत करते हैं फौरिया कह दिया कि आप आ जाएं, आपको जो जो चाहिए होगा। हाँ ये है, मैं उनको बताने लगा मैंने इस तरह करना होगा, इस तरह करना होता है, तो उन्होंने मुझे आगे से फ़ौरन कहा मदर साहब बस तुसी आ जाओ, तुसी जो कहोगे हो जाएगा। बस इतनी सी बात हुई, फिर मैं रवाना हो गया। कहता है अगर उन्होंने आपसे बात नहीं की तो फिर यकीनन सी बात है वो पीर साहब इनके आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो उसने कहा आपको जानता हूँ, आपको पहचान चुका हूँ, मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी मुरीद है। और मैं कहा जान जो अरशद साहब मैनू पीर ना बनाओ, खुदा दा वास्ता है, तो मैनू पीरा को बड़ी चिड़ जे। खैर बातें होती रही तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इनके घर में कोई शदीद मसला है और पीर साहब भी कोई आ रहे हैं। हम बाहर निकले, उस वक्त मैं सिगरेट पीता होता था, मैं छोड़ चुका हूँ। तो हम बैठ के गांव की एक माहौल के अंदर, मुझे अच्छा लगता है, गांव के माहौल के अंदर बैठ के मैंने एक सिगरेट अपनी लगाई और 2-3 सिगरेट बैठ के पी। मुझे उस रात के टाइम तन्हाई, खामोशी, अंधेरा, रात का टाइम, ये हमेशा मेरी कमज़ोरी रही है और मैंने उस कमज़ोरी को बैठ के एंजॉय किया कि मैं कैसे कल्चर में मौजूद हूँ, देहात में मौजूद हूँ। और हम दोनों बैठ के बातें करते रहे। उसके बाद हम वापस आ गए। आगे सुबह हुई तो मैंने उनको मुलाकात हुई नाश्ते में, एक बड़ा हैवी किस्म का हमारे लिए नाश्ता आया। तो उन्होंने कहा जी आपको क्या क्या चाहिए, ये मुलाजिम है, इसको बता दीजिएगा, मैं आज थोड़ा सा मसरूफ़ हूँगा तो आपका ये सारे काम कर देगा। वरना वो मेरे साथ होते थे, जो वो नाम रखते उनका यहाँ पे फर्जी नहीं, नाम नहीं रखते, छोड़ दें। उन्होंने कहा जी मैं मसरूफ़ हूँगा, मुलाजिम दे दिया गया। हमने उन्हें कहा यार आज हमें ये चाहिए, हमने ये सेट है, हमने ये करना है। उन्होंने कहा सर जी आप बेफिक्र हो जाएं, जिस वक्त आपने कहना हो मुझे बता दीजिएगा, टीम साथ होगी, बंदे साथ होंगे, सारा काम हो जाएगा। हम लोग निकल पड़े, कैमरा ट्राइपॉड हमने उठाया, बंदे जो हमने कहे थे वो बंदे भी सारे आ गए, हमने सेट लगाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ऑलरेडी एक बनी बनाई बिल्डिंग होती है, उसको हम सेट बोलते हैं ना एक मीडिया की लैंग्वेज में। तो उसमें मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, टीम काम कर रही है और कैमरा लगा के हम शूट कर रहे हैं और सारा जो मुझे सीन चाहिए वो हम सारा करते रहे हैं, मसरूफ़ रहे हैं। दिन के टाइम खाना उन्होंने कहा आपका यहीं आया या घर जाके खाएंगे, हमने कहा यार काम करना है, तो उन्होंने कहा फिर यहीं मंगवा लेते हैं। मैंने कहा यार रात को ही खाएंगे, उन्होंने कहा नहीं जी खाना तो हमें कहा गया, ऊपर से साहब मसरूफ़ हैं, साहब ही नाम रख देते हैं उन सरदार साहब का, साहब मसरूफ़ तो आप साहब जी मसरूफ़ हैं, आप खाना यहीं पे। वहीं पे खाना आ गया, बड़े बर्तन ज़बरदस्त आ गए, चारपाइयों पे बैठे, जल्दी से खाना खाया गया। शूटिंग करनी होती है, टाइम बड़ा कम होता है, हमने काम शाम ख़त्म किया और रात को हमारा पैकअप हुआ, हम आ गए, मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुए, रात का बैठ के हमने खाना खाया। तो रात को भी जो साहब जी थे उनसे हमारी मुलाकात ना हो सकी। अब हमें क्योंकि अपना शूटिंग करनी थी, उन्होंने हमें मोस्ट वेलकम किया था, वरना वो प्रॉपर टाइम देते थे। इस दफ़ा उन्होंने आज का दिन हमें टाइम नहीं दिया था, वरना शूटिंग में भी वो हमारे साथ होते थे, वो खड़े होकर देखते रहते थे, उनको शौक होता था देखने का। तो वो देखते रहे और देखते थे, लेकिन इस दफ़ा वो हमारे साथ ही नहीं थे। यहाँ तक कि रात का खाना भी जब हमने खाया तो पता लगा, मुलाज़िमों ने कहा जी वो आपका इंतज़ार करते रहे हैं, आप लेट हो गए हैं, तो वो फिर मसरूफ़ हो गए, इसलिए वो आपका रात का खाना नहीं खाएंगे। तो हमने बैठ के खाना वगैरह खा लिया। खाना वगैरह खा के मैंने सिगरेट लगाई, बाहर निकल आया। तो मुझे इंतज़ार था अरशद साहब आए तो मैं ज़रा निकलूँ, अरशद साहब आ गए तो हम लोग निकल गए। हम लोग उसी तरह एक दूर दराज जगह पे जाके बैठ गए। तो सर्दियों में सिगरेट पीने का मज़ा बड़ा ज़बरदस्त होता है। शदीद सर्दियाँ नहीं थी लेकिन सर्दियाँ टाइप थी। मैंने सिगरेट सुलाया, मैंने कहा जी अरशद साहब क्या हाल चाल हैं, घूम रहे हैं आप? कहते हैं जी बस मैं भी आज ज़रा मसरूफ़ था, कल से मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँगा, फ़ारिग हूँगा। तो ऐसे ऐसे बातें होती रहीं। कहते जी पीर साहब पहुँच गए हैं, आज आपकी मुलाकात हुई है? मैंने कहा जी मैं तो सारा दिन सेट पे था, मैं तो रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ, पीर साहब से मेरी कैसे मुलाकात हो सकती थी? कहते जी मामला कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक लग रहा है। मैं कहा अच्छा किस तरह का? कहते हैं अभी बस मुझे भी ज़रा पता करने दें, आपको चीज़ें मैं बताता हूँ। मैं कहा जी ठीक है। ऐसे बैठे गपशप की, वापस आ गए और सोने के लिए लेट गए। उस घर के अंदर एसी, बिजली, हर चीज़ आरामदेह मौजूद थी। जिस जगह पे मेरी रिहाइश रखी गई थी वो भी एक घर का ही हिस्सा था, मतलब मुझे बहुत इज्जत देते थे। एक डेरा बनाया गया था, उसके अंदर कमरे थे, लेकिन एक ऐसा हिस्सा भी था जो घर का था। ख़वातीन एक सेपरेट पोर्शन पे होती थी, ये एक
अलग सा पोर्शन था। उस दिन मैं तकरीबन कोई 11-12 बजे का टाइम होगा, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ना धुंध को, ठंड को एंजॉय करने के लिए अपने कैमरामैन को कहा, मैं कहा आजा यार ज़रा ऊपर छत पे चलते हैं। कहता सर जी दिमाग ठीक है, इतनी ठंड पड़ रही है, इस ठंड में ऊपर जाके रात को क्या होगा। मैं कहा यार यही तो मौसम है, देहात, कल्चर, खूबसूरती, ठंड को देखना। खैर वो कायल ना हुआ। अच्छा मैंने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ, मैं ज़रा 1-2 सिगरेट पीऊँगा ऊपर जाके ज़रा। मैं छत पे गया और असल में मैं सोचना चाह रहा था, कल का जो मेरा सेट था उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था कि अकेला होकर मैं सोचूं उस पर कैसे शूट करना है, क्या करना है, क्योंकि आपको फ्रेम सोचने होते हैं। अब मैं वहाँ छत पे खड़ा सिगरेट पी रहा था, तो उसी वक्त मुझे कुछ एक आहट सी महसूस हुई, जैसे कोई नीचे है। उस तरफ अगर मैं नीचे झांकता तो वो घर नहीं था, वो एक साइड से बैक साइड भी नहीं बन पा रही थी, वो एक घर का हिस्सा भी कह लीजिए, लेकिन वो बैक साइड भी नहीं थी, ना ही वहाँ पे ख़वातीन होती थी उस साइड पे, लेकिन वो एक घर का हिस्सा ही कहलाता था। तो मैंने कहा इधर इस वक्त रात को कौन है मेरे अलावा। मैंने वैसे ही वो सिगरेट पीते हुए ऐसे झांका तो मुझे कुछ एक ऐसा मंजर नज़र आया जो मैं हैरान सा हो गया कि ये क्या है। मैंने उस मंजर को देखता रहा और इतना अंदाज़ा हो गया कि कुछ अजीब सा है, लेकिन फिर मैं अपना सिगरेट पी के नीचे आ गया। मेरा जो कैमरामैन था वो सो चुका था, थका हुआ था, मैं भी कुछ देर के बाद सो गया। सुबह उठे, पराठे वगैरह आ गए, देसी अंडे, देसी घी, मक्खन, लस्सी, और इस तरह का जो एक गांव का कल्चर होता है वह एक बेहतरीन किस्म का सालन और इस तरह के काफ़ी चीज़ें बनी हुई, नाश्ता हैवी किस्म का आ गया। और हमने नाश्ता वगैरह किया तो साहब जी जो थे जो वहाँ के, वो भी हमारे साथ नाश्ते में मौजूद थे। उन्हें माजरत कीजिए मैं कल आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, कुछ मसरूफियत थी इस वजह से, तो ये हो गया वो हो गया। तो बस आप नाश्ता शुरू कीजिए, बस पीर साहब हैं हमारे आए हुए हैं, तो मैं चाह रहा था अगर वो भी हमें नाश्ते में ज्वाइन कर ले। तो मैंने कहा रुक जाते हैं, अगर वो आए हुए हैं कोई आपके पीर साहब हैं तो हमें भी खुशकिस्मती, हम भी उनसे मिल लेंगे, बल्कि नाश्ता इकट्ठे कर लेते हैं। कहते नहीं आप खाएं, वो लेट ना हो जाए। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। कहते हैं आपकी रिकॉर्डिंग जो है, मैंने कहा जी ज़रा लेट चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो पीर साहब का इंतज़ार होने लगा तो पीर साहब तशरीफ़ ले आए। नौजवान से थे, काली दाढ़ी थी उनकी, उम्र होगी उस वक्त उनकी 45 के ऊपर नीचे हो गई, या कोई 48 के होंगे या फिर 42 के होंगे, 42 के होंगे। यंग से ही नज़र आते थे। सफ़ेद शलवार कमीज़ उन्होंने पहन रखी थी, और जो कमीज़ थी वो कुर्ता टाइप था, यानी बटन बंद नहीं करते, गोल जो होते हैं, कुर्ता टाइप सा था, लेकिन बहुत अच्छा नफीस सा कुर्ता था, कढ़ाई हुई थी उसके ऊपर। जब कमरे में दाखिल हुए तो एक तेज़ खुशबू का झोंका सा कमरे में दाखिल हुआ। कोई इंतहाई तेज़ किस्म की उन्होंने खुशबू लगाई हुई थी, इत्र टाइप सा था। वो आए और सारे उनके अदब में खड़े हो गए कि एहतराम तो पीर का तो उन इलाकों में इतना ज़्यादा होता है, आप लोग सोच सकते हैं। मैं बैठा रहा, और जब मैं बैठा रहा तो मेरे कैमरामैन ने इशारा किया कि क्या करना है। मैंने हाथ का इशारा किया, बैठा रहे। सबसे वो मिले, हाथ मिलाया, और एंड में यूं मिलते मिलते आगे झुक झुक के यूं दोनों हाथों से, उनको तो सारे सलाम कर रहे थे झुक झुक के, जब मेरी तरफ आए, जैसे करीब आए, तो उनके एहतराम में मैं उस वक्त खड़ा हुआ। पहले मैं इसलिए बैठा रहा कि मुझे किसी को झुक के सलाम नहीं करना होता, झुकना सिर्फ एक ज़ात के आगे है जो अल्लाह की ज़ात होती है। तो जब वो खड़े मेरे करीब आए तो मैं अपनी जगह से एहतरामन खड़ा हुआ, मैंने आगे हाथ किया, मैंने अपना नाम बताया, जी मजहर मलिक, तो उन्होंने अपना नाम बताया। मेरा कैमरामैन भी खड़ा जो गया, टीम के साथ भी उन्होंने हाथ मिलाया। तो कहते हैं जी आप लोगों ने नाश्ता नहीं शुरू किया। मैंने कहा जी आपका इंतज़ार हो रहा था, आइए बैठिए। वो आ गए, मेरे साथ ही बैठ के, साहब जी के साथ बैठ गए, हमने नाश्ता किया। मुझे पीर साहब कुछ खोए खोए से नज़र आए, गर्मजोशी से तो मिले थे, लेकिन मुझे कुछ खामोश और खोए खोए से नज़र आए, जैसे किसी सोच में गुम हो। नाश्ता खामोशी से किया गया, सबने बैठ के नाश्ता किया। मज़ीद भी कुछ नाश्ता आ गया था, क्योंकि बाकी लोगों को भी दावत दी गई आप लोग भी नाश्ता करें, तो उनके लिए मज़ीद भी मंगवा लिया गया। सब ने एक ही जैसा नाश्ता था, ये नहीं था कि किसी के लिए और कुछ के लिए और। एक भरा हुआ था माहौल, काफ़ी लोग थे, सब ने बैठ के नाश्ता किया। तो नाश्ते के बाद अब मुझे सिगरेट पीनी थी, मुझे फ़ौरन उठ के बाहर जाना था। तो मुझे कहते हैं जी आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जी मैं सिगरेट पीऊँ। कहते हैं यहीं पी लें, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी आपकी वजह से आपको डिस्टर्ब ना हो। कहते हैं नहीं नहीं पी लें। ऐसे रख दी गई मेरे सामने, मैंने सिगरेट लगा ली। पीर साहब ऐसे मुसलसल कुछ सोचते रहे, जैसे कुछ सोच रहे हैं। उस बंदे के चेहरे को देख के मुझे इतना अंदाज़ा हुआ, यंग सा बंदा है, अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था, लेकिन उसकी अकीदत
उन लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा थी। खैर इतनी देर उनसे मुलाकात हुई, मैंने पीर साहब को इतना जज किया, हल्का फुल्का हाल अहवाल हुआ, अच्छा आप टीवी में काम करते हैं, अच्छा आप ये करते रहे हैं, ये है ये, ऐसे गपशप होती रही, मेरे बारे में पूछते रहे, मैं उनको जवाब देता रहा। उसके बाद हमने कहा जी हमें इजाज़त, हम जा रहे हैं। कहते जी जी। उन्होंने उठ के हमें बाकायदा अदब के साथ सलाम किया, ना पीर बैठे रहते हैं, मतलब एक एहतराम दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा। और मुझे कहते हैं आपसे बड़ी बातें करने वाली हैं, आप तो बड़े मज़ेदार बंदे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना है हमने। मैंने कहा जी मैं तो एक गुनहगार बंदा हूँ, आपसे सीखना है, आप अल्लाह वाले हैं, कहाँ से सीखना है? कहते हैं नहीं आप जानते तो हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहा जी कैसे? कहते हैं इतना मेरा इल्म बताता है, आपको कुछ आता है? तो साहब जी जो उनके साहब जी, मैंने जिनका नाम रखा है साहब, जो वहाँ के चौधरी साहब थे, चौधरी साहब कह लेते हैं यार साहब जी के बजाय, चौधरी साहब कहते हैं जी हाँ जी ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये हैं। तो कहते हैं जी चौधरी साहब को मुखातिब करके पीर साहब कहते हैं इल्म वाले हैं, ये इल्म है इनके पास। और मैंने कहा जी जान दें, मैं क्यों, आप मजाक कर रहे हैं? मैंने खैर इस तरह की बातें की। हम वहाँ से निकले, हमने अपने सेट का सामान उठाया, चले गए। सारा दिन हम रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ रहे। वापस आके अरशद साहब मेरा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा जी आपने तो जाना था, आप आए नहीं। कहते हैं जी चलें मेरे साथ। हम लोग निकल गए। कहते हैं जी पीर साहब की तबीयत ख़राब हो गई है। मैं कहा जी क्या हुआ है? कहते हैं पेट ख़राब है उनका। आज हम लेट वापस आए थे, रात का भी कुछ शूट करते रहे और वहीं पे ही बैठ गए थे। कहते मैं तो खुद आपका वो इंतज़ार कर रहा था, आप लेट आए हैं, उनका पेट ख़राब है। बातें शातें हुई, कुछ ख़ास बात तो ना बता सके, लेकिन कह रहे हैं जी गड़बड़ है, कोई पेट ख़राब है। मैं कहा अच्छा देखी जाएगी। मुझे अब अपने काम की टेंशन थी, मेरा काम चल रहा था, अब अगला दिन शूट करना था और इस तरह का था। जब रात को हम आए जल्दी सो गए, काम थके हुए थे। जब सुबह हुई तो नाश्ते पे मैंने कहा जी पीर साहब आएंगे। कहते नहीं उनका पेट ख़राब है। मैं कहा क्या हुआ है? कहते नहीं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन पता लगा जी पीर साहब आ रहे हैं। पीर साहब आ गए और बैठ गए और हम लोग बातें कर रहे। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो उनके चेहरे को मैंने देखा, वो ऐसा मुरझाया हुआ था कि मैं उनके चेहरे को देख के हैरान रह गया कि ये कैसा उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। आए, मिले, आज उनकी गर्मजोशी भी नहीं थी, मतलब हाथ मिलाते हुए वो देख तक नहीं रहे थे मुझसे। हाथ जब मिला रहे थे मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, किसी की तरफ नहीं देख रहे थे। आके बैठने वाले अंदाज में कुर्सी में ऐसे ढह से गए जैसे बैठ गए। और फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं यार हट जो, मैंने इधर लेटना है चारपाई पे। जब वो चारपाई पे लेटे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा तो मुझे लगा मामला ठीक है, अरशद साहब ने सही कहा है, कुछ गड़बड़ है। उनकी आंखों में मुझे देख के लग गया था ये ठीक नहीं है, इनकी हालत ठीक नहीं है। हम लोग कुछ बैठे, उन्होंने कोई बात नहीं की, वो लेटे रहे। मैंने चले उठ के कहा जी इजाज़त, हम जा रहे हैं। उन्होंने हाथ का इशारा कर दिया कि ठीक है आप जाएं। मैं आ गया, लेकिन मैंने अरशद साहब को कह दिया, आज अरशद साहब हमारे साथ थे रिकॉर्डिंग पे, कि मैं भी चलूँगा। मैंने कहा जी चलें। कहते जी देखा? मैंने कहा जी सही करें, पीर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, ये बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, ये कुछ गड़बड़ है। खैर हमने अपनी शूटिंग वूटिंग की, आज हमारा काम जल्दी ख़त्म हो गया, हम शाम को जल्दी आ गए। जैसे ही पहुँचे तो पता लगा जी पीर साहब की तबीयत ख़राब हो गई है। और मज़े की बात, वो अभी उसी बैठक नुमा कमरे में थे जहाँ पे सारे इकट्ठे होते थे। दिन को कहाँ गए थे कहाँ नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे ही मौजूद थे। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो पीर साहब कराह रहे थे और बाकायदा उनके मुँह से आवाज़ें निकल रही, उनके पेट में शदीद दर्द हो रहा था। और उनकी आंखों में मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा जी इनकी हालत ठीक नहीं है। तो चौधरी साहब कहते हैं जी क्या क्या हुआ है इनको? हम तो खुद परेशान हैं, सोच रहे हैं इनको अस्पताल लेके जाएं या क्या है। मैं कहा नहीं, अस्पताल वाला केस नहीं है, रुके कमरा खाली करवाएं। सबको बाहर भेज दिया गया। अरशद साहब मौजूद थे, चौधरी साहब थे, मैं था, मेरा टीम का मेंबर भी सामने था। मैंने कहा जी पानी लेके आए। वो जो चौधरी साहब थे वो इस बात से शायद वाकिफ़ थे या नहीं थे, अल्लाह बेहतर जाना है कि मैं रूहानियत जानता हूँ, लेकिन जब पीर साहब ने वो कह दिया था जी ये भी इल्म वाले हैं, तो वो मुझे भी इस निगाह से देखने शुरू हो गए थे, क्या पता है जी इनके पास भी इल्म हो। वो जल्दी से पानी लेके आया, मैंने पानी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पानी के ऊपर पढ़ता गया। जैसे मैं पानी के ऊपर पढ़ना शुरू हुआ तो मैंने पीर साहब को देखा, उनकी आंखें बंद सी हो रही हैं, उनका कराहना, उसका तकलीफ़ में जो महसूस कर रहे थे वो ठीक हो रहा है। मैं पढ़ता गया यहाँ तक कि मैंने उनके ऊपर फूंक मारी तो मुझे लगा उनको काफ़ी आराम मिल रहा है। मैंने पानी काफ़ी दम कर लिया तो मैंने कहा जी इनको पानी पिलाएं। उनको पानी दिया गया, सहारा दे के उठाया गया, वो खुद से उठ भी नहीं पा रहे थे। जब सहारा दे के उनको उठाया गया और उनको पानी दिया गया, उन्होंने पानी पिया तो अपनी आंखें खोल दी और मेरी तरफ देख के कहते हैं हाँ अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, पेट का दर्द भी कम हो गया है। मैंने कहा जी आप लेटें, मैं मज़ीद पढ़ता हूँ। वो लेट गए और मैंने मज़ीद उनके ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर मैं मज़ीद पढ़ता रहा, यहाँ तक कि फिर वो इतने बेहतर हो गए कि उठ के बैठ गए। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी मैंने देख लिया था मामला कुछ शदीद है।
रूहानियत मेरा एक टॉपिक तो था, उस वक्त मैं काम के लिए आया था, लेकिन ये भी मैं बता दूँ, उस वक्त शदीद एक्सपर्ट नहीं था, जानता था बहुत कुछ जानता था, लेकिन आज जितनी सीख चुका हूँ उतना तो नहीं था। मज़ीद अगले 10 साल ज़िंदगी की हैं, 50 साल हैं, 2 साल हैं, उसमें भी सीखता रहूँगा। मरते दम तक इंसान सीखता है। सीखना एक ऐसा इल्म होता है जो आप कभी भी कंप्लीट नहीं सीख सकते। किस्सा मुख्तसर जी, पीर साहब को जब बेहतर महसूस हुआ तो पीर साहब ने बाकायदा चौधरी साहब को भी कह दिया, मैंने सही कहा था, इस बंदे के बस इल्म है, मैं आज सारा दिन तड़पता रहा हूँ, इस बंदे ने मुझे ठीक कर दिया है। मैंने कहा जी अब आप सो जाएं, अभी आपको नींद की ज़रूरत है, अभी आप बेहतर नहीं हुए, आपको वक्ती अफाका हुआ है, मैंने आपका मामला देख लिया है, लेकिन आपको रात को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा चौधरी साहब रात को ये मेरे जहाँ पे हमारी रिहाइश है या इस अंदाज का बंदोबस्त कीजिए, ये मेरे साथ हों, क्योंकि रात को फिर इनकी तबीयत ख़राब होगी, मैंने इनको कवर करना है। वो भी परेशान हो गए। रात हो गई, पीर साहब हमारे साथ ही कमरे में थे, उनकी तबीयत फिर से ख़राब हुई, मैंने उनकी तबीयत को पढ़ाई की, कवर किया, 2 दफ़ा रात को मुझे पढ़ना पड़ा, सुबह तक वो बेहतर थे, लेकिन मैंने कहा अभी आपने लेटे रहना है, जाना कोई नहीं है, मामला अभी मुझे देखने दें। चौधरी साहब ने देखा, पीर साहब ने उनको बताया कि रात को वो इस तरह ठीक करते रहे, इनकी वजह से इनकी तबीयत ठीक है। मुझे कहते हैं मामला क्या है? मैंने कहा जी खौफनाक मामला है, जादू का मामला है, बहुत बुरा मामला है, इनके मैदे में कुछ ऐसा जा चुका है जो डेंजरस है, इसलिए किसी डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। और सुबह जब नाश्ते का टाइम हुआ, मैंने पानी दम किया, नहाया, गुस्ल किया, उठ के पानी दम किया, उनको पानी दिया, और मैंने कहा आपको उल्टी आए, कै आए तो कै कर दीजिएगा। उन्होंने कै की, और इतनी बड़ी कै की कि उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर होगी। मैंने कहा भाई इनको आप लिटा दें। चौधरी साहब नाश्ते के बाद मुझे साइड पे ले गए, मुझे कहते हैं जी आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी बताएं क्या हुआ है। अरशद साहब मुझे बहुत कुछ बता चुके थे। कहते हैं जी आप इल्म वाले हैं, जिस तरह आपने पीर साहब को ठीक किया है तो हमारा एक और मसला भी है। जी मैंने कहा जी बताएं, हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। कहते हैं जी मेरी बहन है, उस पर जिनात की हाज़िरी होती है, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि ये ख़बर बाहर किसी को ना पता लगे। हमारे गांव का माहौल ऐसा होता है, हम ये ख़बर बाहर नहीं जाने देते, ये बेइज्जती वाली बात होती है, तो अगर आप मेहरबानी करें तो इसको बाहर ना जाने दें। मैं कहा जी बेफिक्र हो जाए, ये ख़बर बाहर नहीं जाती। कहते हैं जी क्या आप उनको देख सकते हैं? मैं कहा जी बिल्कुल, अगर आप ख्वाहिश, आप इजाज़त देंगे, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, हमारी भी बहन है वो। तो मुझे कहते हैं जी आ जाएं। मैं और चौधरी साहब, हम 2 लोग उनके घर के अंदर दाखिल हुए। जब मैंने उनका घर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक हवेली थी जिसको खूबसूरत हवेली कहते हैं, वो वाकई 2 मंजिला नहीं 3 मंजिला थी। उसकी पीछे वाली जो दीवार थी वो इसलिए थी, वो बहुत ऊंची 3 मंजिला हवेली थी। एक कमरे में पहुंचा दिया गया जो एक शानदार किस्म का, बेहतरीन किस्म का, जैसे शहरों के अंदर एक वीआईपी कमरा बना होता है, ऐसा वीआईपी कमरा था। और उस वीआईपी कमरे के अंदर उनकी बहन लेटी हुई थी। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो काफ़ी तस्वीरें वगैरह भी लगी हुई थी, और बड़ी बड़ी उनकी तस्वीरें भी थी, उन खातून की, हमारी उस बहन की। जब मैंने तस्वीरें देखी तो मैंने कहा वो सही कहा था, इंतहा की खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत, उसकी जितनी भी तारीफ़ें की जाएँ कम, बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ताला ने उसको बहुत हुस्न दिया था। लेकिन जब मैंने उसको लेटे हुए देखा तो वो बिल्कुल बीमार लग रही थी शक्ल से। वो हसीन व जमील बच्ची, वो हमारी बहन, उस हालत में लेटी हुई बहुत कमज़ोर लग रही थी। तब भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ था। मैं उनके पास जाके बैठा कुर्सी पे। मैंने कहा मेरी बहन आप कैसी हैं? उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने कहा जी अब बताएं ये हालत कब से है, क्या है? तो उन्होंने खड़े होकर उनके बारे में बताना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे ये है, इनकी हालत ख़राब ही है, वो है। मैं कहा अल्लाह खैर करेगा। मैं पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद मैंने पानी दम किया तो कहते हैं जी इनको पिलाना पड़ता है चम्मच के ज़रिए पानी। मैंने कहा कौन इनकी देखभाल करता है ज़्यादा? उन्होंने कहा जी हमारी एक काम करने वाली हैं, वो मासी ही हमारे फैमिली का फ़र्द है, वो ज़्यादा देखती। मैंने कहा उनको बुलाएं, उनको कहें इनको पानी पिलाएं। वो मासी आ गई, सर पे दुपट्टा लिए हुए, एक बहुत बूढ़ी तो नहीं लेकिन तकरीबन बूढ़ी कह लीजिए, एक यंग सी भी और बूढ़ी सी भी, जैसे कोई गांव की औरतें होती हैं ना 50, 55, 60 की हो जाती हैं तो वो बूढ़ी भी कहलाती हैं और चलती फिरती हैं, यानी कि जवानों की तरह चलती फिरती, सीधी चलती हैं। वो आ गई, उसने चम्मच से उनको पानी वगैरह पिलाया। और मैंने कहा जी अगर आप बुरा ना माने तो ये मौजूद रहें, ये जो काम वाली हैं, और मुझे इस कमरे में कुछ पढ़ना है। तो कहते हैं जी हाँ, जी बिल्कुल, ये मौजूद रहेंगी, आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब दरवाज़ा मैंने कहा आप खुला रखिएगा,
और कमरे में कोई भी ना आए। दरवाज़ा खुला रख दिया गया। मैंने कुछ देर पढ़ाई की और उसके बाद उस खातून से मुखातिब हुआ जो मासी थी उनकी। मैंने उनको खाला कह के मुखातिब किया। मैंने कहा, खाला, आप बहुत कुछ जानती हैं, इस सारे मामले के पीछे जो कुछ भी है आपको पता है, और याद रखिएगा ये मैं एक साइकोलॉजिकली गेम खेल रहा था। इतना मुझे पता था क्योंकि मैंने उसको छत के ऊपर से कुछ करते हुए देखा था। ये वही औरत थी, जब मैं ऊपर छत पे सिगरेट पी रहा था, ये नीचे इसको मैंने कुछ इस तरह का करते देखा था कि मैं चौंक गया था कि ये क्या है। और मुझे उसका चेहरा, एक जिसामत चेहरा, उससे अंदाज़ा हो गया था कि ये वही खातून है जिसको पहली निगाह में कमरे में दाखिल होते ही मैं पहचान गया था ये वही औरत है। तो मुझे देख के ना वो डर गई। उसको शायद किसी ने पीछे इतनी तारीफ़ें बता दी थी कि पीर साहब की जो तबीयत ख़राब हुई है, ये जो टीवी वाला आया हुआ है इसने ठीक किया। तो वो वैसे ही ज़रा डर के मेरे पास आई थी। मैंने कहा, मैं सब जानता हूँ, मुझे अब बेहतर है सब बता दें, वरना ये ठीक नहीं होगा। याद रखिएगा, जिस तरह ये उसका नाम था, उसका मैंने फ़र्ज़ी नाम रखा है क्योंकि मैंने कहा ना जी वो मारिया, जैसे मारिया की तबीयत है, कहीं आपकी तबीयत ऐसी ना हो जाए। और अभी मारिया को मैं पानी ये पिलाऊंगा, मारिया ठीक हो जाएगी। तो उसने इधर उधर देखा और घबरा सी गई। कहती, मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। तो मैंने कहा, कहाँ बताएंगी आप मुझे? तो कहती है, आप तो वैसे भी सब कुछ जान लेते हैं, मुझे पता लगा है, आपके बारे में बताया कि आप बहुत इल्म वाले हैं। मैं आपके जो दोस्त हैं अरशद साहब, उनके ज़रिए आपको शाम से रब्ता करूँगी। मैं कहा, ठीक है, इसको पानी पिलाएं। हमने उसको पानी पिलाया। वो बच्ची काफ़ी हद तक बेहतर होगी, ठीक नहीं हुई। उसने आंखें जिस तरह एक जगह टिकटिकी बांधे देख रही थी, आंखें झपकी, और उसने पानी पहली दफ़ा खुद से पिया। उसके चम्मच से मुंह में पानी डाला जाता था, वो अंदर निगल लेती थी, पीती नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने उनके भाई को बुलवाया, चौधरी साहब को, तो उन्होंने देखा कि वो उठ के बैठी हुई है उस खाला की मदद से और ख़ुद से पानी पी रही है। उनके लिए इतना बहुत खुशी की खबर थी कि इतना बेहतर हो गई एक ही उसमें कि वो पानी बैठी पी रही है। तो वो जब अंदर आए तो अपनी बहन को देखकर बोले, मारिया, मारिया, कैसी तबीयत है? मारिया ने यूं पहली दफ़ा भाई को देखा जैसे होश में आके इंसान देखता है, और आंखों से यूं कहा, हाँ ठीक हूँ। तो वो मेरी तरफ इस अंदाज में देख के खुश हुए कि जैसे वाकई भी ये तो कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बंदा, इसने तो कुछ ठीक कर दिया है। खैर, मैं कुछ देर बैठा। मैंने कहा, जी, कहते हैं आपकी तो रिकॉर्डिंग भी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो मेरी होती रहेगी। यहाँ पे जहाँ पे 2 दिन का है वहाँ पे 4 दिन लग जाएंगे, 4 दिन का है तो 8 दिन लग जाएंगे। ये काम सबसे अहम है मेरे लिए, ये सबसे अहम है। अगर आपने मुझे इज्जत दी है तो मैं पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको करूँगा, बाद में कुछ और करूँगा। कहते जी अब क्या करना है मुझे? मैंने कहा, जी अब मुझे पढ़ाई करनी होगी, चीज़ें देखनी होगी, मैं अल्लाह खैर करेगा इसको देखता हूँ। बाहर आ गए। अरशद साहब को बुलाया गया। मैंने कहा, जी अरशद साहब, अब आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपने मेरा साथ देना है, मामले को पकड़ना है। कहते हैं, जी हुआ क्या है? मैंने कहा, जी उस औरत ने, वो जो खाला है, क्या नाम है उसका? कहते हैं, जी कौन सी? मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया। कहते हैं, अच्छा 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 वो? कहते हैं, हाँ। कह रहा है, जी उसने मुझे कहा है, अरशद साहब आपके दोस्त हैं, वो ये भी जानती है, और उसने मुझे कहा है कि वो शाम को मिलेगी, अरशद साहब के ज़रिए मुझसे मुलाकात करेगी। आज मैंने रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी है, शाम की बजाय रब्ता कर, जो भी है अरशद साहब, उसको लेकर आओ साइड पे, गाड़ी पे मुझे कहीं बिठा दो, दूर कहीं जाके उसको लेकर आओ। उसने कहा, जी ठीक है। उसने जी मुझे गाड़ी पे बिठाया अरशद साहब ने, और जाके एक खेतों के पास एक जगह थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा, जी यहाँ ठीक है। मैंने कहा, जी यहाँ ठीक है, हम सुकून से बैठ सकते हैं, कोई आ भी रहा होगा तो सामने से नज़र भी आ जाएगा, हम छुपके भी बैठे होंगे। खैर मुख्तसर जी वो खातून वहाँ तक पहुँच गई। मैंने कहा, जी खाला जल्दी से बताना शुरू कर दें, नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा। उन्होंने कहा, जी मैं आपको सब बताने को तैयार हूँ। उसने कहा, जी मामला ये है, मारिया सुल्तान से प्यार करती है। तो एकदम अरशद बोला, सुल्तान वो जिनके साथ इनकी लड़ाई है, वो वाला? कहती है, हाँ जी। अब ये एक चक था, गांव में चक नाम रखे होते हैं, चक 125, चक 70, चक 42, इस तरह के होते हैं। तो उसने कहा, जी फलां चक वाला? उसने कहा, जी हाँ। वो भी एक जागीरदार का लड़का था, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन इन दोनों घरानों की आपस में दुश्मनी थी। सुल्तान ने मारिया को कहीं देखा था, वो इसका दीवाना हो गया था, और मारिया के सामने जिस अंदाज में वो आया, मारिया ने भी सुल्तान को देखा, तो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अब जब दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे
तो वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। शादी कैसे हो सकती थी? दोनों ख़ानदानों में एक इतनी शदीद लड़ाई थी कि कत्ल व गारत की हद तक लड़ाई थी। अगर ये दोनों बच्चे शादी करते तो वो तो कत्ल तक कर देते। लड़ाइयाँ, घने बंदूकें निकल आती और सारा कुछ हो जाता, शादी नहीं हो सकती थी। मारिया शदीद परेशान थी। मारिया अब उससे छुप छुप के शहर जाती थी, पढ़ती थी, मिलना तो मुश्किल नहीं था। अब शादी, उसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया था, वापस आ गई थी। अब शादी का टाइम आ रहा था और वो सुल्तान से ही शादी करना चाहती थी। यूं वो खाला जो हमें बता रही थी, एक दिन खाला ने जिक्र किया मारिया के सामने कि बीबी जी आप बहुत परेशान हैं, मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। तो बोली हाँ बताओ क्यों परेशान हो। उसने कहा आप सुल्तान से प्यार करती हैं, मैंने देखा है आप दोनों को। तो वो डर गई कि तुम्हें कैसे पता। खौफजदा हो गई कि ये तो नौकरानी है और घर का फर्द ही है, लेकिन सबको बता दी। कहती बीबी जी आप घबराएं मत, मेरे पास इसका हल भी है। अगर आप सुल्तान से शादी करना चाहती हैं तो मेरे पास एक हल है, सुल्तान से आपकी शादी भी हो जाएगी। उन्होंने कहा जी कैसे? उसने कहा मैं खातून को जानती हूँ, यहाँ गांव में ही रहती है, वो आपका ये काम कर सकती है। यूं खाला ने मारिया को उस खातून से मिलवाया और मारिया उस खातून के पास गई और उस खातून ने उधर सुल्तान को भी बुलाया। सुल्तान और मारिया अब उस खातून के पास जाते रहे। आगे मामलात क्या होते गए कि बीबी जी की, जो मारिया उनको बीबी जी कहती थी, उसकी तबीयत खराब होती गई, यहां तक कि एक दिन उसके अंदर बाकायदा हाजिरी सी हो गई। बड़ा लंबा टाइम पीरियड है, एकदम से नहीं हुआ, काफ़ी टाइम वो जाती रही, शायद 3 महीने या 4 महीने जाती रही कि उसके बाद हाजिरी होनी शुरू हो गई। ये घर वाले परेशान हो गए, वो चुप कर गई कि भाई मैंने मिलवाया था, ये तो शादी होगी, तो काम खराब हो रहा है। बहुत सारी बातें मुझसे छुपा रही थी उस वक्त भी बताते हुए। अब जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसके बाद पीर साहब आ गए, इधर मैं आ गया, पीर साहब की तबीयत खराब हो गई और ये सारा इस तरह का मामला था। उसने कहा जी मेरा सिर्फ काम इतना था कि मैंने उनको उस काला जादू करने वाली वो खातून है, काला जादू नहीं था, जादू करने वाली खातून है, उससे मिलवाया था। मैं कहा जी बस काम हो गया। अरशद साहब चलो। कहते किथे? मैं कहा जी उस औरत के पास। कहते जी अभी? मैं कहा जी हाँ। कहते सर मेहरबानी करें, अभी नहीं, रात को मगरिब जैसे हो जाएगी उसके बाद, अभी नहीं। अभी मैं गई तो सबको पता लग जाएगा, मेहरबानी करें, ये इस राज को राज रखें। मैंने आपको सब इसलिए बताया, आप इल्म वाले हैं। खैर शाम हुई, शाम को गाड़ी में हम 3 लोग जा रहे थे। वो औरत एक जगह पे, मासी जो थी खाला, हमारा इंतज़ार करती रही, उसको हमने गाड़ी में बिठाया। हम रवाना हो गए। जिस रस्तों से हमें लेके जाती रही, गांव से हट के एक जगह था, एक घर था, उस घर के दरवाजे पे उसने जाके दस्तक दी। गाड़ी हमने की पीछे पार्क कर दी थी और दरवाज़ा खटखटाने पे पहली दफ़ा जवाब नहीं आया। दूसरी दफ़ा जब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत बाहर आई। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें गांव की हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं लग जाए, उस गांव का कोई बंदा कहानी सुन रहा हो तो उनको पता ना हो, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें स्किप कर जाता हूँ, बीच में से छुपा जाता हूँ, ताकि कहानी सुनाना मकसद है और लोगों को भी पता न लगे। खैर उस खातून से मुलाकात क्या हुई, वो जब सामने आ गई तो उसने कहा जी वो आए हैं आपके लिए, कुछ मिलने आए हैं। वो समझी कोई फिर काम के सिलसिले में लेके आई होगी। वो जी हमें लेकर अंदर चले गए। मैं, अरशद साहब और वो खातून भी अंदर आ गई। अंदर ये कच्चा सा घर था, कच्चा सा उसका सहन था और आगे कमरे बने हुए थे। एक कमरे में हम जाके बैठे तो नीचे बैठने वाला सिस्टम उसने बनाया हुआ था, चारपाई वगैरह नहीं थी, नीचे वो बैठती थी। लेकिन उस कमरे के अंदर दाखिल होते ही मुझे लग गया कि ये काला जादू करती है। ऐसे वो पीरनी बन के बैठ गई और कहती है जी बताएं क्या काम है आपको। मैंने उसकी आंखों में देखा और उससे कहा मैं किसी काम के सिलसिले में नहीं आया, मैं मारिया के लिए आया हूं। मारिया के साथ इस वक्त जो मामला है वो मैं देख चुका हूं और मुझे पता है, मैं बहुत कुछ जान चुका हूं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने किया है। अगर यही बात मैं चौधरी साहब को बता दूं तो आप जानती हैं आपके साथ क्या होगा। और रह गई ये खाला, इसका कसूर नहीं है, ये मेरे अमल से, मेरे इल्म से डरी है। इसने खुद नहीं बताया, मैंने अपने इल्म से इससे उगलवाया है। और अब अगर मैं अपने इल्म से इस वक्त चाहूं तो आपको भी बहुत कुछ उगलवा सकता हूं। एकदम से ना वो औरत गुस्से में आ गई
इतने गुस्से में आ गई, उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, एकदम से गुस्से में आ गई, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई और वो यूं हो गई, यकीन मानिए मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मैं शरीर डर गया था, अल्लाह जानता है मैं डर गया था। यूं हो गई जैसे सांप नहीं फुंकारता गुस्से से, ऐसे गुस्से में, जो अभी तक नॉर्मल एक आम सी बुढ़ी सी औरत थी, ऐसे गुस्से में फुंकारी और बोली, तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? तू जानता है मैं कौन हूं? अब मेरी दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद मैंने अपने आप को कॉम डाउन रखा, रिलैक्स रखा। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं, क्या करेगी तू? मैंने फौरन अंदर ही अंदर दिल में पढ़ना शुरू कर दिया, दायरा करना शुरू कर दिया, अपना विर्द करना शुरू कर दिया कि मेरा हिसार हो जाए, मुझे कुछ ना कर सके, क्योंकि जिस लहजे में वो आई थी मुझे था कि ये तो किसी वक्त भी पढ़ के फूंक मार सकती है। तो जैसे ही वो इस तरह गुस्से में आई तो मैंने उसको ठंडे दिल से कहा हाँ। मैंने कहा क्या करेगी तू? उसी वक्त उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखें जो अभी तक लाल सुर्ख तो उस तरह नहीं हुई थी, लेकिन उसने यूं बड़ी बड़ी आंखें की हुई थी, वो पढ़ती गई और पढ़ने के बाद जब उसने आंखें खोली, अब उसकी आंखें बाकायदा लाल सुर्ख जैसे हो जाती हैं, रो रो के ऐसी लाल सुर्ख हो गई। और उसी वक्त उसने जोर से कुछ पढ़ के, एक पूर्वी कलाम होता है, मैं फौरन पहचान गया था जब वो लफ्ज बोल रही थी, तो उस पूर्वी कलाम को पढ़ते हुए मैंने लफ्जों से पहचान लिया था, क्योंकि नौज बिल्ला उसमें कुरान का लफ्ज़ भी आया था और बाकी भी था, बांध बांध चेलों को बांध, धरी धराई बांध, नारचंग वीर बांध, कोडवा वदान बांध, इस तरह के कुछ वो थे। और जैसे उसने मुझसे पढ़ा और पढ़ के फूंका मेरी तरफ, तो मेरा एक मुसलसल में पढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मैं अपनी जगह पे बैठा, तो इसने जैसे मुझ पे पढ़ा तो मैं बैठा रहा, मुझे कुछ भी ना हुआ। उसको थोड़ा सा झटका लगा कि इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर से आंखें बंद कर ली। फिर से आंखें बंद करके जब उसने पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिल पे थोड़ा सा बोझ आया, मैं समझ गया ये कुछ अब बुरा पढ़ रही है। मैंने उसी वक्त अपने जो पढ़ रहा था उसका एक लेवल होता है, उसका लेवल मैंने भी बढ़ा दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अरशद को कहा पानी दो, यूं गिलास किया। अब उसके घर में हमें क्या पता पानी कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, लेकिन वो जो औरत थी खाला, वो कुछ सियाणी ब्याणी सी थी, क्या थी, क्योंकि उसको भी अब डर पड़ गया था कि चौधरी तक बात जाएगी, वो हमारा साथ दे रही थी, उसका नहीं, क्योंकि उसको डर था कि बात चौधरी पे चली गई मैं मारी जाऊंगी। अब जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उन्होंने एक पार्टी पे एक तरफ खड़े होना होता है। अब उसको अगर लगता कि वो ज़्यादा पहुंची हुई है तो वो उसकी तरफ हो जाती। अभी तक वो मेरी तरफ इसलिए थी कि अभी तक वो मुझे समझ रही थी, लेकिन अब उसने फैसला करना था। जब उसको पानी का कहा, वो भाग के गई, बाहर से कहीं पानी ले आई। मैंने फौरी तौर पे पानी के ऊपर पढ़ा, पानी का एक घूंट पी लिया और वो आंखें बंद करके बैठी पढ़ रही थी। मैंने पानी ऐसे गिलास को ऐसे उंडेला अपने हथेली के ऊपर और यूं जोर से उस पर छींटा मारा, उसकी बाखुदा ऐसी चीख निकली जैसे किसी की जान निकल जाती है। शायद वो जो पढ़ रही थी, वो मेरे ऊपर जो करने वाली थी या फूंकने वाली थी, वो उसी लम्हे पढ़ने और फूंकने ही वाली थी कि उसी लम्हे जब वो पानी का उस पर छींटा पड़ा तो वो खुद और उसका वजूद पढ़ाई की वजह से, उस काले जादू की वजह से एक ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा हुआ था कि वो झटका भी उसको इसलिए ज़्यादा लग गया। पानी के अंदर तासीर तो थी लेकिन इतनी शदीद नहीं थी कि उसकी शदीद चीख निकलती, यानी पानी ऐसा था जैसे तलवार हो और उसको काट डाला हो, ऐसी ज़र्ब लगाई थी पानी की। उसकी वजह क्या थी? पढ़ते हुए उसने अपना लेवल ऐसा कर लिया था कि वो एक्सट्रीम लेवल पे थी कि जैसी फूंक मारने वाली थी उसी के ऊपर पानी गया तो वो पानी ऐसा था जैसे शदीद आग के ऊपर रखा हुआ तवा हो और उस शदीद तवे के ऊपर आप पानी ढालें तो कैसे एक पानी डलती तवे के ऊपर आवाज़ आएगी, ऐसे उसके अंदर से एक चीख निकली और वो जल सी गई, हड़बड़ा गई। आधा काम उसकी पढ़ाई ने किया जो उल्टा उस पे पड़ी और आधा उस पानी ने किया। यूं समझिए उस पानी ने ये किया, वो जो पढ़ के मेरे ऊपर डालना चाहती थी वो उसके ऊपर पड़ गया पानी की वजह से। तो उसको तो झटका लगना था, वरना ये झटका मुझे लगना था। और उसी वक्त हाय हाय करना शुरू कर दिया और यूं अपने जिस्म को झाड़ रही थी, पानी को जिस्म से फेंक रही थी जैसे पानी ना हो उसके जिस्म पे आग लगी हो। वैसे पानी को झाड़ती रही और अजीब से अंदाज में हो गई। मुझे अल्लाह ताला ने उसी वक्त दिमाग के अंदर एक जो चीज़ डाली वो ये था कि उठ, इसके बाल पकड़। उसने गुत बनाई हुई थी और वो पानी को इस तरह झाड़ रही थी, तवज्जो उसकी हट गई थी, अभी तक उसकी चीखें निकल रही थी। मैं एकदम छलांग मार के उठा और सीधा उस तक पहुंचा, उसको पता ही नहीं लगा कि ये क्या करने लगा। मैंने उसके बालों में पकड़ा, जैसे ही उसके मैंने बालों में पकड़ा मेरी अपनी जान निकल गई। वो ऐसी धाड़ी, उसने ऐसे दांत खोले, शक्ल तो नहीं बदली उसकी दांतों की, लेकिन ऐसे लगता था जैसे बड़े बड़े दांत हो। देख के हमें डर लग रहा था और यूं चीख रही थी, यकीन मानिए अरशद डर गया, वो औरत डर गई, वो लरस गए।
कि वो ऐसे मूड में आ गया अरशद साहबी के बाहर भांगे। मैंने उसके पीछे से पकड़ा और वो यूं चीख रही जैसे एक डाइन चीखती है, डाइन की तरह वो चीख रही थी। अब वो उसकी जो जलन, उसका पाँव, पानी जो उसके जिस्म पे था जिसको वो हटा रही थी, जिससे उसको जलन हो रही थी, अब उसको वो भूल गया था और वो चीखे जा रही थी और ऐसे हाथ करती पीछे की तरफ, लेकिन ला नहीं पा रही थी। मैंने कस के उसकी गुद पकड़ी हुई थी। अरशद साहब उठ के खड़े हो गए थे और बाहर भागने वाले अंदाज में थे, अंदाज था, गए नहीं थे। मैं कहा अरशद साहब कोई रस्सा, कपड़ा, कोई दुपट्टा, कुछ भी मिले उठाओ। और उस औरत को भी कहा उठा, जल्दी से कुछ ढूंढ। उन्होंने जी दुपट्टे ढूंढ लिए 2। मैंने कहा इसके हाथ बांधो। अब वो आगे ना आए, कैसे बांधें? वो चीख रही और अजीब से अंदाज में चीखें मारी। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। हौसला दिया अरशद साहब को, बड़ी मुश्किल से उनको हौसला मिला और जैसे कैसे वो पीछे डरते डरते पहुंच गए। अभी तक उसकी जो चीखें थी वो इंसान की चीखें नहीं थी, ऐसी खौफनाक डाइन की चीखें थी जो अरशद जैसे मजबूत बंदे को भी हिला के रख रही थी। औरत तो थर थर कांप रही थी। वो जो खाला थी, जैसे कैसे उसका हाथ हमने पीछे से पकड़ लिया, यानी अब वो कुछ कर नहीं पा रही थी, उसकी जो भी ताकत थी। मैं पढ़ रहा था और मैंने उसके माथे पे भी एक हाथ रखा हुआ था और एक उसकी गुद को पकड़ा हुआ था। उसको हमने हाथों से जैसे कैसे बांध दिया और उसके बाद उसको ज़मीन पे इस अंदाज में बिठा दिया कि मैंने कहा इसके पैर भी बांध दो। उसके पैर भी बांध दिए। मैंने कहा फौरी तौर पे इस घर में कैंची ढूंढो, फौरी तौर से कैंची ढूंढ के ले आओ। जब वो कैंची ढूंढने के लिए इधर उधर गए तो उनको कैंची कहीं से भी नहीं मिली, तो मैंने कहा छुरी ढूंढ के ले आओ। अब वो छुरी ढूंढ के ले आए। इतनी देर में वो चीखते चीखते अपनी बेहतर हालत में आ चुकी थी और वो एक आवाज निकाल रही थी उसके अंदर से, एक जैसे कोई सीटी अंदर नहीं फंस जाती, उसके गले के अंदर से आवाज आती है, ऐसी आवाजें निकाल रही थी जो अभी भी खौफनाक मंजर था। जब वो छुरी ले आए तो मैंने छुरी उसके बालों पे रख दी। घुटना अपने बालों का, घुटना उसके बालों पे रखा हुआ था और छुरी उसके बालों पे रख दी। मैंने कहा मैं काटने लगा। तो वो उसने मेरी तरफ देखा और उसी तरह सांसें ले रही थी और उसने गर्दन हिलाई, ना काट। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं काटूंगा। ये बता, मुझे सब कुछ तुझसे जानना है, तूने क्या किया है। तो वो बोलना चाह रही थी लेकिन बोलने के काबिल नहीं हो पा रही थी। उसने इशारा किया पानी का। मैंने उस औरत को कहा इसको पानी दो। उन्होंने पानी दिया। उसको पानी थोड़ा सा, हाथ तो बंधे हुए थे, उस औरत ने पकड़ के उसको पानी दिया। आधा गिर गया, आधा थोड़ा सा उसने पी लिया। बोलने के काबिल हो गई। कहती है मैं सब बताने को तैयार हूं, मेरे बाल ना काटना। लेकिन मैं अब इतना जान चुका था कि अगर इसके बाल छोड़ दिए, छोड़ने वाली मुझे नहीं है, मार देगी। तो मैं उसके हाथ पांव इसलिए बंधवा चुका था। अब मैं खुद भी डरा हुआ था, सीधी सी बात है। इतना इल्म तो नहीं था, जो आज कॉन्फिडेंस का लेवल बेहतर हो गया, उस वक्त इतना तो नहीं था। फिर भी यूं समझिए जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है ना सांप का। मैंने एक सांप पकड़ा था अमेरिका में, तो मेरे साथ जो थे उन्होंने मुझे पता क्या कहा था। उन्होंने कहा ये बच्चा है, इसके अंदर जहर है, इसको ये नहीं पता कि डसते हुए जहर कितना अंदर डालना, ये अपना सारा डाल देगा। जो बड़ा होता है ना उसको पता होता है कि डस के इतना सा जहर भी काफ़ी है। तो ये बच्चा है, इसको तूने पकड़ा हुआ है, ये सारा तेरे अंदर उंडेल देगा। तो उस वक्त मेरी भी यही हालत थी। मैं एक नया नया सीखा था, तो जो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो खौफ की वजह से मैंने आखिरी स्टेप पहले ले लिए थे। अपना पूरा जो जानता था वो पहले पढ़ लिया था, इतना डर गया था। लेकिन जब लगा वो मेरे कंट्रोल में आ गया, मैं रिलैक्स हो गया था। उसके बाद मैंने उसके कुछ बाल काट दिए, कुछ बाल काटे और काटने के बाद कहा आग जलाओ। आग जला के वो मैंने बाल उसके आग में डलवा दिया। अब मुझे इतना पता था अब ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें मैंने कहा ना मैं हाइड कर रहा हूँ। अब उसके बाद उसको हमने पाँव उसके छोड़ दिया, उसको उठाकर बिठा दिया, उसके हाथ बंधे हुए थे। मैंने उसे कहा अब बता कहाँ करती है, सारा मामला क्या है। उसने उस औरत की तरफ इशारा दिया जैसे वो कह रही है इन दोनों को बाहर निकालो। मैंने कहा नहीं, अरशद यहीं बैठेगा, इसको बाहर भेज देते हैं। वो मान गई। खाला जो थी, हमने कहा खाला तू बाहर चली जा। अब अरशद और मैं वहीं पे थे और मैं उसके सामने बैठ गया, अरशद भी उसके सामने बैठ गया। मैंने कहा बोल। और उसने बताना शुरू किया। मारिया उसके पास आई थी उस खाला के जरिए। ये औरत एक काले जादू का ऐसा अमल कर रही थी जिससे वो बेइंतहा ताकतवर हो जाती। यूं समझिए शायद वो इस अभी जो अमल कर रही थी, इस अमल के मुकम्मल होने के बाद एक स्टेप और फिर वो करती तो शायद चुड़ैल बन जाती, उसके पांव उल्टे हो जाते। लेकिन अभी जो अमल कर रही थी, ये
यूं समझिए एक पहला स्टेप था, उसके बाद दूसरा स्टेप अभी उसने और करना था। वहीं पे जब मारिया उसके पास आई, क्योंकि वो जो औरत थी खाला, उसका इसने काम किया था, इस औरत ने, इसका मैंने कोई नाम रखा है फर्जी नहीं, हाँ इसका नाम है माई परी, माई परवीन। मैंने ये फर्जी नाम रख दिए ताकि कहानी सुनाते हुए ना मैं भूलूं भी ना। परवीन उसका नाम था, माई परी कहते थे। मैंने मिलता जुलता नाम रखा है। माई तो कहते थे ये जैनवन नाम है, लेकिन आगे मैंने मिलता जुलता रख दिया, माई परी। माई परी ने बताया कि वो अब इस अमल को करना चाहती थी और इस अमल के लिए उसको एक ऐसा काम करना था जो उसके बस में नहीं था। जब मारिया आ गई तो मारिया ने उसको पैसे की ऑफर दे दी। उधर से सुल्तान भी आ गया, उसने सुल्तान को भी बुला लिया। दोनों शादी करना चाहते थे और उसने कहा मैं काले जादू से तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। काला जादू लफ्ज़ तो यूज़ नहीं किया उसने, कहा मैं अमल के ज़रिए तुम्हारी शादी करा सकती हूँ, लेकिन जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। अगर ना किया तो याद रखना तुम भी और मैं भी नुकसान उठाएंगे। वो दोनों इतना प्यार करते थे, तैयार हो गए जी, हम करने को तैयार हैं। शुरू में वो चीज़ें मंगवाती रही, सुल्तान से भी, मारिया से भी, पैसों की मद में भी, ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, वो ला के देते रहे। सुल्तान से वो ज़्यादा इसलिए मंगवाती थी, कभी कहती मुझे बकरा ला दो, और वो बकरा कुर्बान करती थी, उसकी बलि चढ़ाती थी, और इस तरह की चीज़ें मंगवाती रही। फिर यहाँ तक कि उसने कुछ कुत्तों को पका के, बिल्लियों को पका के खाया हुआ था। उन कुत्तों को पका के उसने बताए बगैर मारिया और सुल्तान को वो खिलाए थे। एक गलीज जानवर है, यहाँ पे मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा, उसको भी पका के उन दोनों को खिलाया था। उनको कहती थी मुझे बकरा ला के दो, सुल्तान बकरा ला के देता तो वो उसको ज़िबा करवाती, उसको मतलब काटती, उसका गोश्त फेंकती और जो भी करती थी, और उसके बाद कहती उसका गोश्त है वो बकरे का गोश्त नहीं होता था, वो एक और गलीज जानवर का गोश्त होता था। उन दोनों को बहुत कुछ खिलाती रही। और तभी मैंने कहा मुझे वो भी मैं ये उसने बता तो मुझे वहीं पे सारा कुछ दिया था, लेकिन मैं आगे ज़रा आपको आगे बताता हूँ। मैंने अभी अधूरा बताया है आपको। मैंने कहा जब मुझे सारा बता चुकी, वो बाद में बताता हूँ और क्या क्या उसने बताया मुझे। मैंने कहा मुझे वो जगह देखनी है तुम्हारी। तो उसने कहा चलो। अब मसला ये था, हमारे पास टॉर्च तो नहीं थी, हम तो गाड़ी में आए थे। खैर हम उसको ले गए, और वो जो खाला थी वो भी हमारे साथ गाड़ी में गई, हाथ उठ के बंधे हुए थे। ये कहानी मैं कभी ना सुनाता आपको, लेकिन किसी वजह से सुना रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। खैर हम एक जगह पे एक कच्चा सा कमरा था, इसको कहते हैं तूड़ी वाला कमरा। तूड़ी पड़ी होती है, जो जानवरों को चारा डाला जाता है ना, उसको वो लोग तूड़ी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो वो तूड़ी पड़ी हुई थी, वो तूड़ी वाला कमरा था। और उसके सामने जब जाके गाड़ी को खड़ा किया गया तो गाड़ी की लाइटें फुल जला दी गई। और जब हम उस कमरे में पहुंचे थे तो उसका दरवाज़ा टूटा फूटा सा था, उसके ऊपर सारी तूड़ी सी जो ख़राब हो चुकी थी, पड़ी पड़ी कब की, जो ऐसे फेंकी गई थी, और यही औरत मालकन थी तूड़ी की। तो उस तूड़ी को इसने इस अंदाज में हटाया था कि नीचे जैसे तय खाना नहीं बनाते, वो तय खाना नहीं था, वो कच्चा कमरा काफ़ी डूंगा था, काफ़ी नीचे था। उसने इस अंदाज में उसके ऊपर तूड़ी डाल रखी थी कि ऊपर लगता था तूड़ी है, लेकिन एक जगह से जब उसने एक हटाई थी तूड़ी को ख़ास अंदाज में, तो उसके नीचे एक सुराख सा बनाया हुआ था, वो अंदर घुस जाती थी। मैं, अरशद साहब, औरत वो खाला जो है उस गाड़ी में बैठी रही, वो अंदर घुसी, हम उसके पीछे गए थे। उस लाइट जो थी वही गाड़ी की ही उस वहाँ तक पहुँच रही थी। और जब हम अंदर उसके अंदर गए तो एक सांस बंद होता महसूस हुआ था। गाड़ी की बहुत तेज़ रोशनी तो होती है, लेकिन उसके अंदर क्लियर नहीं आ पा रही थी, थोड़ी आ पा रही थी। तो वो कमरा अंधेरा अंधेरा सा था। उसके अंदर इतनी खोपड़ियाँ पड़ी थीं, जानवरों की हड्डियाँ पड़ी थीं, जानवरों की खोपड़ियाँ पड़ी थी कि हम सारे देख के, मैं और अरशद साहब घबरा गए थे, डर गए थे। यकीन मानिए उस कमरे के अंदर दाखिल होकर ऐसा लगता था जान निकल रही है। इतना बदबूदार, इतना गलीज और इतना अजीब सा कमरा था। उस लम्हे भी उस कमरे के अंदर कई शैतानी ताकतें मौजूद थी। मैं आज भी इस कहानी को सुनाते हुए वो मंजर याद करता हूँ, मैं ऐसा कांप गया था, मेरा वजूद यूं यूं कांप रहा था। ओह मेरे खुदा, बहुत मैं अजीब सा काम किया था। वो इतना शैतानी ताकतों से भरा हुआ गलाजत का कमरा था कि मुझे पता लग गया था शैतानी ताकतों से भरा है। हम दोनों का सांस बंद देना शुरू हो गया। अरशद साहब खांसना शुरू हो गया और कहते हैं जी बाहर आओ, बाहर आओ, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। हम लोग बाहर आ गए, ज़्यादा देर नहीं रुक सके, वापस आ गए। अब जो अधूरी कहानी मैंने सुनाई कि उस औरत ने क्या बताया था, असल में उसने बताया था अब वो एक बच्चे का कलेजा चबाना चाहती थी। उसके को एक
अपने अमल को मुकम्मल करने के लिए एक इंसान का छोटा बच्चा चाहिए था जो साल से बड़ा ना हो। उसने सुल्तान से कहा था कि अगर तुम मारिया से शादी करना चाहते हो, शुरू में तुम मेरे साथ वादा कर चुके हो कि पीछे नहीं हटोगे, पीछे हटोगे तो नुकसान होगा। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए अब जो चीज़ चाहिए, जहाँ पे वो बहुत कुछ उससे मंगवा चुकी थी, पैसे, मारिया ने अपनी काफ़ी ज्वेलरी भी उसको उठा के दी थी, जेवरात दिए थे काफ़ी अपने अपने उसको। सुल्तान ने काफ़ी पैसा दिया था। उसने कहा था मुझे 6 से 8 महीने का इंसान का बच्चा ला के दो। तो सुल्तान ने कहा क्या करना है तुमने? उसने कहा वापस नहीं मिलेगा। तो सुल्तान डर गया था। अच्छा लड़का था, अल्लाह ने उसके दिल में डाल दी कि उसने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा नुकसान हो जाएगा तेरा भी और मारिया का भी। उसने कहा मैं शादी ज़रूर करना चाहता हूँ लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू एक बहरहाल मैं इन बातों को छुपाता हूँ क्योंकि खुल ना जाए, उनके लिए भी मुश्किल ना बने। खैर उसने बच्चा देने से जब इनकार कर दिया तो इसका अमल रुकता था। ये काला जादू का जो अमल कर रही थी वो शादी के लिए नहीं कर रही थी, ये तो पहले अपना अमल करना चाह रही थी कि मेरा अमल मुकम्मल हो जाएगा, इनकी शादी करवा दूंगी बाद में। लेकिन सुल्तान जब बच्चा देने से निकल गया तो इसने क्या किया, अब ये फंसती थी, ये मरती थी, अमल इसको मुकम्मल करना था। सुल्तान की वजह से इतनी ताकत में आ गई थी, जो जो मंगवाती थी इसको मिलता जाता था और ये करती गई शैतानी ताकतों के लिए। और जब बच्चा डिमांड आ गया तो असल में इसने बच्चे को काटना था, उसकी गर्दन को काट के उसके खून को निकाल के बलि चढ़ानी थी और उसके कलेजे को निकाल के कुछ पढ़ना था और चबाना था। जब इसको ना मिला तो इसने सुल्तान पे और मारिया पे जादू कर दिया। और जब मारिया पे और सुल्तान पे इसने अमल किया तो मारिया के अंदर पहले तबीयत ख़राब होती गई, फिर हाजिरी होनी शुरू हो गई। उधर सुल्तान की भी तबीयत ख़राब होती गई और उसके अंदर भी झटके लगने शुरू हो गए, हाजिरी होनी शुरू हो गई। अब जब मारिया की तबीयत ख़राब होती गई, हाजिरी होनी शुरू हो गई, सुल्तान की उतनी शदीद तबीयत ख़राब नहीं हुई जितनी मारिया की हुई थी, मारिया की ज़्यादा हो गई। ये उनको वो जो कुत्ते गोश्त और चीज़ें थी वो उनको खिला चुकी थी। अब इसके लिए बहुत आसान था, ये पढ़ती तो वो अटैक हो जाता उन पर। और ऐसा ही हुआ, जब इसने पढ़ा तो उन पर अटैक हो गया, वो दोनों रगड़ा लग गया। उधर क्या हुआ, उधर पीर साहब को बुलाया गया। पीर साहब जो थे वो जब मारिया के सामने पहुंचे थे, उनकी नज़र के अंदर गुनाह आ गया था। मारिया को देखते ही, वो एक पीर तो था, उसका वालिद बहुत बड़ी हस्ती थी, मैं मिला नहीं, मैंने सुना है उनके बारे में, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो वालिद की गद्दी नशीन पे बैठ गया था, वो कोई अमल वमल नहीं जानता था। वालिद की सिखाई हुई कुछ चीज़ें उसको पता थी, वरना वो एक अयाश तबीयत लड़का था। दाढ़ी वगैरह रख ली थी, वो एक मॉडर्न सा था, लेकिन दाढ़ी रख के वो एक पीर बना हुआ था। और जब उसने मारिया को देखा तो उसका मारिया पे दिल आ गया। और ये जो पीर होते हैं शादियां नहीं करते, उसका ये था कि ये तो उस लड़के के साथ चक्कर चलाया हुआ है, पता नहीं इसका जिस्मानी ताल्लुक भी बन चुका होगा, तो उसके दिल में आया कि मैं इसके साथ ताल्लुक बना लूं, मारिया के साथ। तो पीर साहब के दिल में जब ये आ गया कि मैं इसके साथ ताल्लुक बना लूं, तो क्योंकि मैं यहाँ पे बातें छुपा रहा हूँ इसलिए कि वो मैंने पहले कहा ना, मैंने इजाज़त नहीं ली उस फैमिली से, तो इसलिए अगर कभी सुन भी लें तो मैं कह सकता हूँ यार मैंने वो सारी बातें छुपा दी थी, क्योंकि पता लग जाता होता है। और भी तो लोग सुनते हैं, मुझे नहीं पता उसके इलाके में और कौन सुनते हैं। बहुत सारी बातें जो मैंने कहा, हवेली, अस्तबल, घोड़े, सारा, मेरी रिकॉर्डिंग, तो कई लोग समझ गए होंगे। पर यहाँ इसलिए मैं बात को गोल मोल कर रहा हूँ, पीर साहब भी इस चक्कर में आ गए थे कि उस मारिया के साथ जिस्मानी ताल्लुक बना सके। और उस चक्कर में क्या हुआ, उस चक्कर में उन्होंने उस मारिया के सामने बैठते पढ़ते हुए कहा, तो वो औरत जो उसकी देखभाल करती थी, खाला जो हमारे साथ थी, तो खाला समझ गई थी पीर से कुछ नहीं हो रहा। वो काफ़ी पढ़ते रहे, काफ़ी करते रहे, उसने कहा कुछ नहीं हो रहा। तो खाला सियाणी बयानी थी, उसको पीर ने कहा अगर तू मेरा ये काम कर दे तो मैं तुझे बेइंतहा पैसे दूंगा। उसको लालच वगैरह दी। कैसे? क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ मैंने कुछ बातें स्किप कर दी हैं, क्योंकि खुल के पता लग गया तो सारी बातें हो जाएंगी। बहरहाल उस खाला ने क्या किया था, उसको उस औरत से मिलवाया था। उसने उसको बता दिया था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, तू जानती। उसने कहा था कि फ़लाँ औरत ने इसके ऊपर किया है, लालच में आके। और वो उसको उस खातून जो माई परी थी उसके पास ले गई थी रात के टाइम पे। माई परी ने उसको कुछ खिलाया था और उस खिलाने की वजह से उसकी पेट ख़राब हो गया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसका दिमाग जैसे बंद नहीं हो जाता कि क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा उसका दिमाग हो गया था। अब जब सारी बातें माई परी से हो चुकी, ये बाद में पता लगी थी पीर वाली बार के पीर की नीयत ये हुई थी और पीर का ये हुआ था, सारा हुआ था। उसके बाद अब माई परी
रात को तो हमने देख लिया, मैंने फैसला किया था कि सुबह जाके ये देखेंगे, अरशद साहब ये सुबह देखेंगे, ये वाली जगह मैं देखूंगा, अभी नहीं। वापस उसको ले आए। अब क्या करना है, अरशद साहब कहते हैं इसका क्या करना है। उसको हमने अंदर डाल दिया। अब वो जो माई खाला है वो हमारे साथ गाड़ी में बैठी है, माई अंदर बंदी पड़ी है। कहते हैं इसका क्या करना है। मैंने कहा यार बहुत खौफनाक है ये, जिस स्टेज तक जा चुकी है, जो कुछ कर चुकी है, जिस तरह इंसानी कलेजे को भी चबाने जा रही थी, इसके बाल काट दो, इसके सारे बाल काट दो, नहीं तो ये नुकसान पहुंचाएगी। और पानी ले आओ, मैं इसके ऊपर पानी पड़ता हूँ, इसके घर के ऊपर दायरा खड़ा करता हूँ, इसका ज़ायल करते हैं, सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे। उसने कहा जी वो तो टेलीफोन पे करना पड़ेगा। खैर हमने उसको उसी हालत में डाला, टेलीफोन की मैंने सहारा लिया, वो एक जो रिसीवर होते हैं उससे मैंने रब्ता किया, किसी से सारी हिदायत ली और उस्ताद मोहतरम से ली, और किससे लेता। अल्लाह की रहमत हुई, उस्ताद मोहतरम से मेरी बात होगी, बहुत सारी मैंने हिदायत ली और वापस किया, और जो जो कुछ उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। मैं अब यहाँ नहीं बताता उस औरत के साथ जो जो कहा, उसका सारा असर ज़ायल कर दिया और सारा उसका ख़त्म कर दिया। वो माफ़िया मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मैं वो सारा उस तरह करता रहा। और वो उस वक्त अलर्ट थे पीछे, उन्होंने कहा था नहीं ये बहुत खौफनाक है, इतना आसान नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ते रहे। खैर मैंने वो सारा मुकम्मल कर लिया, उसका सब काट दिया। अब वो ऐसी हो गई थी कि कुछ नहीं कर सकती थी। वहाँ से हम फारिग हुए और मैंने उसे कह दिया था कि कल वो जो तेरी जगह है वो हम जला देंगे। अगले दिन मैं वहाँ पे भी पहुँचा था, वो जो जगह थी वो तूड़ी वाली जगह थी, वहाँ दिन की रोशनी में मैं और अरशद साहब गए थे। मट्टी का तेल और पेट्रोल हम लेके गए थे, मट्टी का तेल नहीं पेट्रोल लेके हम गए थे, और उसको हमने उस वक्त खोल के देखा था। अरशद साहब तो अंदर जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैं टॉर्च लेके अंदर गया था कि देख सकूं। तो बाकायदा वहाँ पे इंसानी खोपड़ी कोई नहीं थी, कई खोपड़ियाँ पड़ी थी जो जानवरों की थी, जैसे भैंस की होती है, गाय की होती है, कुत्ते की होती है, और कई हड्डियाँ पड़ी हुई थी, गलाजत थी। और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे वो शैतानी अमल करती रही थी, और रातों को वहीं उसके अंदर घुप अंधेरे में बैठ के, ऐसे जैसे कब्र होती है उसके अंदर वो बैठ के अमल करती थी। और वहीं पे ही उसने खून भी डाला हुआ था जो खुश्क हो चुका था। वो एक, खैर ये छोड़ें, अल्लाह माफ़ करे, एक जगह वो एक ऐसा बनाया हुआ था जिसके अंदर वो बलि चढ़ाती थी। खैर हमने मट्टी का तेल टूड़ी पे भी डाला, नीचे भी मैंने डाल आया, और उसके बाद हमने उसको आग लगा दी थी, पूरा हमने जला दिया। घर पहुँचे, पीर साहब भी काफ़ी बेहतर हो चुके थे, और पीर साहब के साथ मैंने अलहदगी में मुलाकात भी की, और अलहदगी में मुलाकात करके बहुत सारी बातें जो मुझे पता लग गई थी मैंने पीर साहब को बता दी थी कि पीर साहब आपने सही कहा था, मेरे उस्ताद हैं और मैं इल्म वाला हूँ, उस्ताद की वजह से खुद नहीं जानता, लेकिन आप जिस तरह ख्वाहिश रखते थे और आपने जो कुछ किया मैंने उनको खुल के कह दिया था। तो अब बेहतर यही है कि आपके लिए भी आप अपनी बीमारी का बहाना मज़ीद करके आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बात खुल गई तो ये आपके लिए बहुत गलत होगा। मैंने ऐसी बहुत सारी बातें की और उसने मुझे यही कहा कि मेरी इज़्ज़त रखना यार। तो बहरहाल हमारे आपस में कुछ इस तरह तय हो गया। पीर साहब चले गए, अब चौधरी साहब और मैं थे, और अरशद साहब को भी मैंने बुला लिया उस कमरे में। तो मैंने उनसे फिर बात की कि आपकी बहन ठीक हो जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वाकई मैंने उनकी बहन के ऊपर पढ़ाई की। वो काफ़ी पहले ही मेरे पानी से बेहतर हो चुकी थी, लेकिन बाद में मैंने जो कुछ उसके ऊपर पढ़ाई की, सारा कुछ किया, वो काफ़ी बेहतर हो गई इस तरह की कि बाकायदा उठ के उसने कुछ लुक़मे चबाए रोटी के, खाया, और जिससे उनको लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो रही है। तो मैंने कहा ना, खुल के पूरी मैंने नहीं बताई, लेकिन खौफनाक पार्ट आपको सुना दिया वो औरत का, जिस तरह उसके अंदर एक डाइन बन गई थी, हाजिरी आई थी। तो मैंने फिर चौधरी साहब को वहाँ पे कहा कि चौधरी साहब देखिए, मुझे पता है आपकी लड़ाई है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको कह देता हूँ, आगे आपकी जो मर्ज़ी है, अल्लाह की जो रज़ा, मेरा काम है बताना। मैंने उनको बता दिया कि आपकी बहन के ऊपर जादू किया गया है, और फ़लाँ लड़का है जिसका नाम ये है, और ये दोनों आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आपकी बहन ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, जायज़ कदम के ज़रिए, वो शादी के ज़रिए उससे मिलना चाहती है। ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उनके बीच में कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। उसने अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू को बचा के रखा है कि निकाह होगा तो उसकी बीवी बनेगी, वरना नहीं। और ऐसी बहुत सारी बातें बता दी। अगर आप बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो इस दुश्मनी को ख़त्म करें, शादी कर दें। और अगर नहीं कर सकते तो मैंने उस औरत के बारे में भी बता दिया, उससे भी बदला लेने की ज़रूरत नहीं, उसका हश्र हो चुका है, वो शायद बहुत बुरी मौत मरेगी। काला जादू करती रही है, काले जादू वाले का वैसे ही बहुत बुरी मौत होती है, ताकत उसकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारी बातें मैंने उनके आगे कही, वो चुप करके सुनते रहे, बोले नहीं, जैसे कुछ भी ना बताया कि शादी करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। मैंने बहुत सारी बातें की, वो चुप रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी बेइंतहा खिदमत की, बेइंतहा प्रोटोकॉल दिया, मेरा सारी रिकॉर्डिंग मुकम्मल करवाई, मुसलसल वो मेरे साथ रहे। अरशद साहब को बहुत इज़्ज़त दी, उनके साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ हो गया, और उनकी बहन बिल्कुल ठीक हो गई थी।
बिल्कुल ठीक से मुराद ये उठना बैठना चलना उसका शुरू हो गया था, क्योंकि मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। और जिस दिन हम आने लगे तो मुझे चौधरी साहब की आज भी वो जुमला याद है। मुझे कहते हैं कि मैं आपका एहसान ये सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकूँगा, मेरे लायक कभी ज़िंदगी में खिदमत हो तो मुझे ज़रूर आवाज़ दीजिएगा। मैंने कहा चौधरी साहब इससे ज़्यादा खिदमत क्या, कि मैंने आपको कहा मैंने रिकॉर्डिंग के लिए आना है तो आपने कितना प्रोटोकॉल दिया, आपने कहा सब कुछ हो जाएगा। और उस वक्त वो बोले यार आपने मुझे बता रहे थे ना ये चाहिए आगे से, मैंने कहा यार सब हो जाएगा। मैं उलझा हुआ था, मैं टेंशन में था, बहन की वजह से आपको बता नहीं सकता था, अब तो आपको सब कुछ पता है। तो बहुत शुक्रिया अदा किया और बहुत सारे तोहफ़े दिए हमें, खाने पीने की जिस तरह चीज़ें होती हैं, तो कहते हैं ये तो हमारा कल्चर है, देसी घी, देसी अंडे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी चीज़ें थी। लेकिन उससे जाने से पहले मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर किया, उसको अरशद साहब को और चौधरी साहब को लेके हम उस औरत के पास गए थे, माई परी के पास। कह रहे थे आपके होते हुए मैं, क्योंकि आपने मुझसे वादा लिया है कि मैं उससे ना मिलूँ, उससे मैं कुछ कर ना बैठूँ, तो आपके होते हुए मैं आपके साथ चलता हूँ। तो हम उसके घर गए थे, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब वो जादू नहीं कर सकती थी, लेकिन वो ऐसी बीमार हो गई थी इन दिनों में, इतनी हड्डियों का ढांचा तो नहीं, लेकिन बाकायदा उसका चेहरा अजीब सा हो गया था। तो चौधरी साहब चुप बैठे, मैं उनसे वादा लेके गया था और उसको मैंने फिर दावत दी इस्लाम की कि कबूल करो, माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से। बहुत सारी बातें उसको कहीं, वो चुप करके सुनती रही और सर हिलाती रही, मैं करूँगी। और उसके बाद जब हम वहाँ से उठे तो चौधरी साहब ने उसको खड़े होकर सिर्फ इतना मेरे सामने कहा था कि बस मैं दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह तेरी बख्शिश करे, तेरे जैसे लोगों की बख्शिश नहीं होगी जो लोगों की घरों को, लोगों की ज़िंदगियों को ख़राब करते हैं। और हम वहाँ से आगे, उसके बाद लाजमियों से हमारी वापसी थी और हम लोग रवाना हो गए। उन्होंने हमें प्रोटोकॉल से छोड़ा, गाड़ी पे हम बैठे और वापस आ गए। कुछ अरसे बाद अरशद साहब से मैंने पूछा था, मेरी बात होती रहती, अब अरशद साहब से मेरा असल में रब्ता नहीं है। कुछ अरसे बाद मैंने अरशद साहब से रब्ता किया था कि अरशद साहब क्या बना, तो कहते हैं जी उनकी दुश्मनी तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसमें अंदर नरमी आ गई हुई है काफ़ी ज़्यादा, और लड़के की शादी कर दी है उन्होंने। मैंने कहा वाकई? कहते हैं हाँ, सुल्तान और मारिया की शादी हो गई है और देखें आगे क्या होता है। और कुछ अरसे बाद मुझे अरशद साहब ने कहा उन दोनों की भी सुलह हो गई है, यानी उन शादी के बाद मारिया और अरशद की जो उन्हें शादी की थी वो सादगी से हुई थी, बहुत ज़्यादा धूम धड़क्के से नहीं हुई थी, जिस तरह वो अमीर लोग थे धूम धड़क्के से करते, सादगी से की थी। लेकिन निकाह हुआ था और दोनों तरफ से आए थे, वो ख़ानदान के लोग भी आए थे, लेकिन पूरे ख़ानदान के लोग उनके भी नहीं आए थे, दुश्मनी थी इनके भी कम थे। निकाह हुआ था, रुखसती कर दी गई थी। लेकिन कुछ अर्से बाद इनकी बाकायदा सुलह हो गई, दोनों ख़ानदान आपस में ऐसे हो गए जैसे दोस्त होते हैं, और दोबारा से कहते हैं उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया था। और मारिया जब ठीक हुई थी आखिरी दिनों में, मैं अभी उधर था, वापस नहीं आया था, तो मारिया ठीक हुई थी। मारिया ने मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया था और उसने कहा था आप सब जान चुके हैं, बहुत सारी राज की उसने भी बातें की थी और उसने भी बहुत शुक्रिया अदा किया था कि ज़िंदगी में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपका इस एहसान का बदला उतार सकूँ। सुल्तान से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी और बहुत अच्छा वक्त गुजारा। लेकिन वो औरत जो माई परी थी और उसने जब मेरे ऊपर पढ़ा था और जिस वक्त वो डाइन बनी थी ना, यकीन मानिए वो मैं आज भी इसी लम्हे भी सोचूं, मेरे जिस्म के रोंगटे में, इस वक्त कैमरे में पता नहीं आपको दिखा सकता नहीं, मेरे जिस्म के ये देखे दाने दाने बन गए, रोंगटे खड़े हो गए। जब वो पढ़ रही थी मैंने उसके ऊपर पानी फेंका था तो ऐसा था जैसे उसके ऊपर तलवार का वार लगा, उसके जिस्म को आग लगी हो, आग थी नहीं लेकिन उसका वजूद जल रहा था और वो पानी ऐसे हटा रही थी। और वही लम्हा था भाग के जब मैंने उसके बाल पकड़े थे तो ऐसा लगा था मुझे जैसे कमरे में जलजला आ गया। वो ऐसे चीखी थी, इसके दांत ऐसे जैसे बाहर नहीं निकल आते, निकले नहीं थे, लेकिन ऐसे लगता था ऐसे, यानी चेहरा खौफनाक हो जाता है, हकीकत में नहीं होता, लगता है ऐसे जैसे खौफनाक हो जाता है, वो हकीकत में ऐसे चीखें मार रही थी जैसे डाइन चीखें मारती है जिसके बाल पकड़ लिए जाएं। वो एक डाइन, एक बूढ़ी औरत थी, इतनी चीखें नहीं मार सकती, लेकिन डाइन एक नौजवान औरत की तरह वो चीखें मार रही थी। और उसकी जो हालत थी, अगर मैं उसके बाल उस वक्त छोड़ देता और उसके बाल मेरे हाथों से निकल जाते, उस कमरे में मौजूद हम तीनों लोगों को वो मार देती और मार के यकीन मानिए वो उसी तूड़ी वाले कमरे में हमें दफना भी देती, हमारी बलि भी चढ़ा देती, गायब भी कर देती। क्योंकि जब मैंने उस्ताद मोहतरम से बात की थी तो उन्होंने कहा था तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अगर तुम्हारे हाथों से उसके बाल छूट जाते वो तुम तीनों को मार देती और तुम तीनों का पता भी ना चलता कि कहाँ गायब हो गए हो, और उसी तूड़ी वाले कमरे में हमें दफना देती। लेकिन अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त रखनी थी, अल्लाह ताला ने। लेकिन उस्ताद जी ने बाद में मुझे ये भी कहा कि तुम बहुत बहादुर हो, ये बात भी सच है। उन्होंने ये डांटा भी था कि गलत किया, लेकिन ये भी कहा कि तुम किसी असल में उन्होंने मुझे, उस्ताद मोहतरम ने ये कहा था, किसी इंसान की जब मदद करनी होती है तो तुम
खौफ को साइड पे रख देते हो। ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, अपनी ज़ात के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, किसी की भी मदद करने के लिए अपनी जान को ख़तरे में भी डाल देते हो। तुम्हें इतनी भी परवाह नहीं रहती कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो ये चीज़ जो है ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि कोई किसी और के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, इस हद तक भी ख़तरा ले तो फिर अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। जिस औरत को तुमने हाथ डाला था बहुत ख़तरनाक थी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की और तुम्हें कुछ नहीं हुआ और मैं उसमें कामयाब रहा। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं था। इसके बाद ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात हुए कि जब मुझे ऐसे कामों में हाथ डालना पड़ा। तो एक मौका तो ऐसा भी आया था कि मुझे लगा था कि मैं आज शायद ज़िंदा ना बचूं। मुझे खुद एहसास हो गया था मैं सब ज़िंदा नहीं बचूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे बचाया, क्या हुआ, बल्कि मैं इजाज़त लूँगा उसकी भी। वो एक किसी की ज़ाती ज़िंदगी का सवाल है, ज़ाती ज़िंदगी इन्वॉल्व है किसी की। वो मौका, मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं आपको वो कहानी सुनाऊँगा कि जब मुझे खुद यकीन आ गया था कि मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे मुझे बचा लिया। फिर काफ़ी अरशद साहब से मेरे रब्ता रहा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनसे भी रब्ता ना रह सका। मैं अमेरिका में, उनसे रब्ता नहीं है। ख्वाहिश थी उनसे इजाज़त लूँ और इजाज़त लेके अगर इजाज़त मिल जाती फिर और भी बहुत सारी बातें जो मैंने बीच में अभी गायब कर दी हैं, स्किप कर दी हैं, वो भी बताता। लेकिन इजाज़त ना मिलने की वजह से फिर आपको एक खौफनाक सच्ची कहानी सुना दी। और अगली जिसमें मेरी अपनी ज़िंदगी का मुझे ख़तरा पड़ गया था, कोशिश करूँगा इजाज़त लूँ तो आगे चल के आपको वो भी सुनाता हूँ।